नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं जिस ज़रूरी कवि के साथ हूँ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी युवा कवयित्री डॉक्टर ऋतु त्यागी। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज इनकी मैं 5 कविताओं को शामिल करती हूँ, क्योंकि ये 5 कविताएं शोधार्थियों प्रेम के एक अलग ही फ्लेवर को, एक अलग ही रूप को, एक अलग ही ढंग से परिभाषा करती हुई बिल्कुल अपनी में अनूठी शैली में लिखी हुई ये 5 कविताएं हैं। और इन 5 कविताओं के द्वारा हम इनकी रचनात्मक यात्रा की सहयात्री बनेंगे निश्चित तौर पर। और ऋतु त्यागी जी की भाषा में, साहित्य में, संस्कृति में और समाज सेवा में जो गहरी रुचि है वो इनकी कविताओं में किस तरह से झलकती है, हम यह भी देख सकेंगे, इसके साक्षी बनेंगे। शोधार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं डॉक्टर ऋतु त्यागी। ये अब प्रतिष्ठित युवा कवयित्रियों में मानी जाती हैं। इन्होंने पीजीटी हिंदी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापन किया है। सिख लाइंस मेरठ में लंबे समय से साहित्य हो, संस्कृति, समाज की सेवा में संलग्न रही हैं। अध्ययन अध्यापन के अलावा ये विशेष रुचि रखती हैं समाज सेवा में। दरअसल रचना और जीवन में कोई फाक नहीं रहना चाहिए, और जो कुछ भी रचनात्मक तेवर और मिजाज और जुनून में हम परोसते हैं रचनाकार, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजिम है कि वो केवल रचनाओं में दर्ज ना हो, बल्कि जीवन में भी उसके शेड्स, उसके रंग दिखाई दें, वो सरोकार दिखाई दें। और ऋतु त्यागी की कविताओं की यही खासियत मुझे भा गई। इनकी कुछ ज़रूरी पुस्तकें अगर मैं कहूँ तो कुछ लापता ख्वाबों की वापसी, समय की धुन पर, ये दोनों काव्य संग्रह हैं और ये दोनों ही साहित्य जगत में सराहे गए, चिन्हे गए, पहचाने गए। तो मैं आज इनकी 5 कविताओं को आपके सामने रखूंगी। और शोधार्थियों, मेरी ये इच्छा रहेगी कि आप समकालीन कवियों को पढ़ते हुए कंटेम्प्रेरी जो प्रासंगिकता आप अपने पाठ्यक्रम में देख रहे हैं, जो परिकल्पना और प्रासंगिकता आप देख रहे हैं, तो बेहतर हो कि इन कविताओं को भी नोटिस में लें। ऋतु त्यागी जी ने बीएससी किया है, एमए किया है हिंदी और इतिहास में, नेट की परीक्षा पास हैं हिंदी और इतिहास में, और पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। पहली कविता जो मेरी पसंद की है ऋतु त्यागी जी की, तुम्हें शायद पता ना हो, बेहतरीन कविता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रेम कविताओं में भी एक अलग तरह का फ्लेवर लाती हैं, अलग तरह के शेड्स। इस कविता के साथ ज़रूर मेरी कोई सहमति नहीं रही। कविता मुझे पसंद आई, लेकिन क्यों सहमति नहीं है इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। पर कविता पढ़ती हूँ। तुम्हें शायद पता न हो, तुम्हें शायद पता न हो, पर मुझे तुम्हारी बरसती आंखों से इश्क है। जब तुम रोती हो तो मैं खुद को मजबूत पाता हूँ, क्योंकि तब मेरा कंधा सरक कर एक वृक्ष बन जाता है और मैं देखता हूँ कि तुम उस पर सिर टिकाकर एक छोटी सी बच्ची बन जाती हो। उस समय तुम्हारी उनींदी पलकों में नाचते हैं सपने, तब मैं बादल बनकर भीतर ही भीतर बरस रहा होता हूँ। जानती हो, तुम्हें शायद पता न हो, मुझे तुम्हें सलाहों के गुलदस्ते भेजना बहुत पसंद है, जिन्हें तुम अपने घर के उदास कोनों में सजा लेती हो। उस समय मुझे तुम्हारे घर में चुपके से दाखिल होकर उनकी महक से सराबोर होना बहुत पसंद है। सुनो, आज तुम्हें एक राज बताऊं जो शायद तुम्हें पता न हो। आजकल मुझे तुम्हारा खुद फैसले लेना और हंसते हुए मेरे सलाहों के गुलदस्तों को एक कोने में सरका देना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस समय मैं बादल की तरह फटता हूँ और अपने ही सैलाब में डूब जाता हूँ। शोधार्थियों, जैसा कि कविता पाठ से पहले मैंने कहा कि इस कविता के साथ थोड़ी सी मेरी असंतुष्टि है, थोड़ी सी असहमति है, थोड़ा सा स्वीकार है। उसकी वजह बताऊंगी। हो सकता है मेरा अपना फलसफा हो प्रेम को लेकर, और ऋतु त्यागी जी का अपना फलसफा है। मेरा फलसफा तो कहता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रेम पात्र है, वो हम पर आश्रित कभी न रहे। हम उस प्रेम उन्मुक्त करता है,
हम उसे स्वावलंबी होता हुआ देखना चाहेंगे, हम उसे दृढ़ प्रतिज्ञ होना देखना चाहेंगे, हम उसे अपने रास्ते का चुनाव, अपने निर्णयों पर पूरे हक के साथ, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। तो हमारा प्रेम उन्मुक्त करता है, हमारा प्रेम पराश्रित नहीं करता, हमारा प्रेम यह देखकर सुख नहीं पाता कि मेरी जरूरत बरकरार है। इस कविता में एक पुरुष का की यह इच्छा, या पुरुष हो या महिला स्त्री हो, दोनों परस्पर प्रेम में हैं और यह इच्छा बरकरार रह जाती है कि तुम्हारा मेरे कांधे पर सर रखना दरअसल मुझे एक आश्वस्ति देता था, एक वटवृक्ष जैसा एहसास देता था। तुम्हारी उदासियों या उदास कोनों में मेरी सलाह जगह जगह पैबंद थी और जगह जगह उसके होने से मुझे मेरे होने की, मेरी उपस्थिति का एहसास हमेशा बरकरार रहता था तुम्हारे साथ। तो अब जब तुम खुद फैसले लेने लगे हो, मेरा फलसफा तो यही कहता है कि प्रेम स्वावलंबी बनाता है, उन्मुक्त करता है, किसी भी जकड़न और बंधन से मुक्त करता है। लेकिन यहाँ जब तुम खुद फैसले लेने लगी हो तो प्रेमी को तो और उदार होना चाहिए, प्रेमी को तो और ये स्वीकार कर लेना चाहिए, बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए कि सलाह अपनी जगह है, लेकिन उन सलाहों से अपने को धीरे धीरे निखार लिया है प्रेयसी ने, प्रेमिका ने, और अब वो अपने निर्णय खुद लेने लगी है। अब वो अपनी यात्रा अपने ज़रहबख्तर के साथ खुद तय करने लगी है। तो ये एक बड़ी बात है, पर वह उसे लगता है कि अब मैं नज़रअंदाज किया जा रहा हूँ, उसे लगता है कि अब मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं, मेरे कांधे की ज़रूरत नहीं है, मैं आंसू नहीं पोंछ पा रहा हूँ। तो मैं पूरी तरह से बादल की तरह फट पड़ता हूँ और मेरे भीतर की अंतःसलिला, भीतर का सैलाब जो है, अनबूझा सैलाब, वो धारा तोड़ देता है, वो प्रवाह में आगे बढ़ जाता है और सारे कूल किनारों को तोड़ने लगता है। तो मैं बेसब्र हो जाता हूँ या कहीं बेचैन हो जाता हूँ और बेसाख्ता तुमसे ये शिकायत करता हूँ कि क्या तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है मौत और हम। मौत ने दबी आवाज में पुकारा और रूह शरीर को छोड़कर चलती बनी। वक्त पर इल्जाम है कि वो किसी के लिए नहीं ठहरता और सांसों पर कि वह बीच रास्ते में दगा दे जाती है। और रिश्तों का सच यही है कि उनका सनसनीखेज खुलासा हमेशा किसी अपने की मौत के बाद होता है। फिर हमें महसूस होता है कि जिनके प्यार की चाशनी हम पर टपकती रहती थी वह वीतरागी हो चुके। दरअसल ये मोह मुक्ति की, मोह भंग की कविता है, ये स्वप्न भंग की कविता है, ये आसक्ति आस्था के टूटने की कविता है। तो जब विश्वास डगमगा जाता है, जब भरोसा टूटने लगता है, जब संबंधों में दरार आने लगती है या कुछ एक दूसरे पर जो हमारा नेह नाता है वो दरकने लगता है, तब ऐसा होता है। और ऋतु त्यागी बहुत सच्ची कविता लिख रही हैं। कहती हैं उनका सनसनीखेज खुलासा हमेशा किसी अपने की मौत के बाद होता है। फिर हमें महसूस होता है कि जिनके प्यार की चाशनी हम पर टपकती रहती थी वह वीतरागी हो चुके, मतलब राग से मुक्त हो चुके, मोह मुक्त हो चुके हैं। कुछ समय बाद वह हमारे चेहरे की पहचान भी खोने लगते हैं। मौत का एक अर्थशास्त्र भी होता है जहां दावेदार कब्र से बाहर निकलकर अपनी दावेदारी पेश करने लगते हैं और जब हमारे साथ ही घट रहा होता है तब हम नहीं रहते, कुछ और ही हो जाते हैं, तब हम नहीं रहते, कुछ और ही हो जाते हैं। तो ऋतु त्यागी जी दरअसल अपने समाज में अपने समय के संबंधों के स्पंदन की शिनाख्त करती हैं और फिर कहती हैं कहाँ धड़क रहा है और कहाँ निर्जीव हो चुका है। तो जो ठोस पड़ चुके हैं, जो जड़ पड़ चुके हैं, जो निर्जीव हो चुके हैं, उनको खदबदाने की, उनको हवा देने से भी कोई चिंगारी नहीं निकलती, ऐसा उनका प्राप्त अनुभव है। तीसरी कविता है नदी ने। नदी ने अपने सीने पर लिखा बाढ़ और उफनती गई, तोड़ डाले सारे बांध, निर्बंध हो गई। दूर से दिखा था एक मछुआरा जिसे मछलियां नसीब नहीं हुई क्योंकि उसने नदी के सीने पर लिखा देखा था बाढ़। नदी भाग रही थी 100 मीटर के धावक की तरह और उसका गंतव्य नहीं था। वह अपनी बरसों संभाल कर रखी व्यथा को बहाए ले जा रही थी। सब ने पढ़ा उसके सीने पर लिखा था बाढ़। नदी रोज अपने किनारे पर आने वाली स्त्री को
चुपचाप सुनती थी, जो दीपक की लौ में खुद जलती थी और आंखों से बह उठती थी। उसके माथे की बिंदी उदास थी, प्रार्थना में बंद अपनी हथेलियों पर लिखती थी वह मंत्र और होठों की बुदबुदाहट से देती थी आहुति। नदी ने उस समय देखा था, उस स्त्री के सीने पर लिखा था बाढ़। नदी ने इसलिए अपना ऐसा स्वरूप रचा। नदी ने उस औरत की वेदना को, उस औरत की टीस को, पीड़ा को, छटपटाहट को, भीतर की त्वरा को, भीतर के प्रवाह को, व्यथा को, विपदा को अपने सीने पर बाढ़ के रूप में बहा देना चाहा। उस संताप को, उस यातना को, उस यंत्रणा को बहा देना चाहा। तो नदी यहाँ जीवनदायिनी साबित होती है। वो कूल किनारों को जब तोड़कर गति ले रही है, जब वो प्रवाह में है, तो दरअसल विषाद को बहाने के लिए, और किसके विषाद को? वो औरत जो दीप की जगह पर खुद जल रही थी, जो वेदना को जार जार आंसू को बहा रही थी, और जो बेसाख्ता इंतजार कर रही थी नदी के सीने पर वो देखकर कि जैसे मेरे विषाद, मेरी पीड़ा, मेरे अवसाद, मेरा दुख, मेरा बिछो सब बहा जा रहा है। बेहतरीन कविता। अगली कविता है मैं और कविता की पंक्तियां। जब तुम नोटबुक के ढेर में अपने चश्मे के किसी सटीक एंगल से पेन से सही का निशान लगा रही होती हो, तो मैं तुम पर कविता की कुछ पंक्तियां लिख रही होती हूँ। जब अपने तनाव को चाय के हल्के घूंट से भीतर उतार कर अपने खाली कालांश को भरने में लगी रहती हो तुम, तब मैं तुम्हारे पास की कुर्सी पर कविता की चंद पंक्तियां बुन रही होती हूँ। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से प्रमेय हल करती हुई तुम, उस समय तुम्हारी पीठ पर लग जाती है कई आंखें जो बच्चों के बस्ते से ढूंढ रही होती हैं नादानियां। तब मैं तुम्हारी क्लास के पास से धीमे से गुजरकर कविता की अंतिम पंक्ति लिख रही होती हूँ। जो कुछ नैसर्गिक है, जो कुछ प्राकृतिक है, जिसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई बुनावट नहीं, कोई छद्म नहीं, उसकी पहचान बता रहे हैं ऋतु त्यागी। और कहती हैं कि वो मासूमियत, वो भीतर की निश्चलता, वो भीतरी प्रकृति जो सरल है, जो सहज है, जो पारदर्शी है, उसे बचाए रखने की जरूरत है। और कविता दरअसल इन्हीं संवेदनाओं से, इन्हीं अनुभवों से गुजरती है और वो मील का पत्थर साबित होती है। तो कोई गुणा भाग यहाँ नहीं चलता। किसी भी तरह की गणना, किसी भी तरह की क्या कह सकते हैं, मानसिक बनावट या बुनावट या किसी छद्म की जरूरत यहाँ नहीं होती। किसी तरह की गणित की जरूरत नहीं होती, किसी राजनीति की जरूरत नहीं होती। कविता अपनी सरलता में, अपने पारदर्शिता में और अपनी मासूमियत में उस बच्चे की तरह, जो देखिए आखिरी दो पंक्ति कहती है कि और उसी समय पीठ पर लग जाती है कई आंखें जो बच्चों के बस्ते से ढूंढ रही होती हैं नादानियां। ये उसका नैसर्गिक भोलापन, उसका बचपन, उसकी आदतें, उसकी हरकतें, वो नैसर्गिक है, वो प्राकृतिक है, वो सरल है। और ऋतु त्यागी उसकी शिनाख्त करती, कहती उसकी जरूरत है, तभी कविता की अंतिम पंक्ति लिखी जाती है। अगली कविता है नजरों की सीढ़ी। एक बार मैंने अनचाहे ही चाहा। वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है इनके शब्द जो ये चुनती हैं और उनका जो वो करती हैं कि सबकी नजरों की सीढ़ी की सबसे ऊंची पायदान पर बैठ जाऊं पारंगत होने के लिए। मैंने निचली पायदान से प्रयास किया, पर पहले प्रयास में ही मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम, क्योंकि मैं अनाड़ी थी, सीढ़ी पर चढ़ने के फार्मूले से अनजान थी। मुझे दर्द हुआ, जो कि होना ही था, पर मैंने भी बिना दर्द की परवाह किए अपने आस पास डकैत नजर डाली। मेरा मतलब साफ था, चोरी नहीं, डकैत नजर डाली, मतलब साधिकार, दुस्साहस करते हुए, बहुत निर्भीक होकर, बहुत बिंदास बेखौफ होकर, तब डकैत नजर। अपने आसपास डकैत नजर डाली, मेरा मतलब साफ था, सब अपने काम से काम रखो, गिरने दो मुझे, क्योंकि गिरना मेरे शौक में शुमार था। अब मैं एक झटके से उठी, उठते उठते मैंने एक काम किया, सबकी नजरों की सीढ़ी अपनी नजरों से गिरा दी। लोग मुझे किस तरह मापते हैं, मुझे किस तरह चढ़ता हुआ, उठता हुआ और मंजिल तय करता हुआ, पड़ाव पार करता हुआ लोग किस तरह देखना चाहते हैं, मैं उस तरह से अपने आप को, अपनी यात्रा को नहीं देखती, मैं नहीं गिनती।
मैं उनकी सीढ़ियों से अपने मुकाम या अपनी चढ़ाई या अपना परवान या अपनी ऊंचाई नहीं देखती। तो मैं झटके से उनकी जो सीढ़ियां हैं या उन्होंने जो तय कर रखी हैं, उनके नजरों की जो सीढ़ियां हैं, उसको गिरा दिया। उस समय मैं पहली बार अपनी नाकामी पर बेसाख्ता हंसी थी, और इस बात पर भी कि दुनिया की नजरों में चढ़ने पर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऋतु त्यागी शोधार्थियों, आपसे ये गुजारिश उनकी है इस कविता के मार्फत, इस कविता में ये संदेश, मीनिंगफुल मैसेज जो हर कविता में होता है, इस कविता में है कि दूसरों की नजरों में चढ़ने की ख्वाहिश न पालें। दूसरों की नजरों में चढ़ने पर बार बार फिसलने, गिरने, ढहने का डर है, दबने का डर है, कुचले जाने का डर है। अपनी प्रतिस्पर्धा, अपनी प्रतियोगिता, अपना प्रतिद्वंदी खुद आप बने, अपने आप से करें। और जब अपनी नजरों के पड़ाव और चढ़ाव आप पार करेंगे, अपनी सीढ़ी तय करेंगे, उस ऊंचाई को पाएंगे, तभी आप अपने असली मुकाम तक पहुंच सकेंगे। बेहतरीन ये 5 कविताएं शोधार्थियों, निश्चित तौर पर हम और आप लाभान्वित हैं। बहुत शुक्रिया।